बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम बात करने जा रहे हैं 2D ड्राइंग एंड मॉडिफाइंग टूल्स की। और आज जो है हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 की। तो इसमें जो है हम जो टूल्स आज डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे मॉडिफाई टूल पार्ट। और मॉडिफाई टूल पार्ट जो है आज का हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा, जिसकी हम बात करेंगे। लास्ट सेशंस में हमने जो है ड्रॉ टूल बार को डिस्कस कर लिया था, तो आज जो है हम बात करेंगे मॉडिफाई टूल बार की। मॉडिफाई टूल बार कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ आइकन बटन दैट अलाउज द यूज़र टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्केच और अ मॉडल। तो आपके पास एक ऐसी टूल बार है जिसमें कुछ सेट ऑफ टूल्स हैं, कुछ आइकन बटन्स हैं जो अवेलेबल होते हैं, जिनकी मदद से क्या करते हैं कि यूज़र को ये टूल्स अलाउ करते हैं कि वो एग्जिस्टिंग स्केच या मॉडल में अगर वो किसी भी हवाले से मॉडिफिकेशन करना चाहता है, यानी कि उसमें कोई एडिटिंग करना चाहता है, तो उस मकसद के लिए मॉडिफाई टूल बार जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास कुछ मॉडिफाइंग टूल्स अवेलेबल हैं ऑटोकैड में। जो हमारा वेरिएंट है ऑटोकैड का वो है 2015, उसी के रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है हम जो टूल्स आज डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास है इरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, रेक्टेंगुलर एरे, मूव, रोटेट, स्केल एंड स्ट्रेच। इनकी हम जो है वो बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास जो है वो इरेज टूल है मॉडिफाई टूल बार में। ये आपके पास जो है वो कह लें कि ऑटोकैड 2015 जो है उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो ये आपके पास ड्राइंग एरिया है और यहाँ पर आपके पास मेन्यू बार है। ये आपके पास रिबन है, ये आपके पास कमांड लाइन है। तो मॉडिफाई टूल बार जो है आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसकी हम बात करते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट टूल है वो है इरेज। इरेज के ज़रिए हम क्या करते हैं, रिमूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दी ड्राइंग। तो आपके पास कोई भी स्केच है, कोई मॉडल है, तो उसमें जो है कुछ स्पेसिफिक जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, तो उस मकसद के लिए हम इरेज टूल को यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स टू इरेज, you can enter an option such as L to erase the last object drawn, P to erase the previous selection set, or all to erase all objects. You can also enter question mark to get a list of all options. तो इंस्टेड कि आप जो है वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, तो उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपने स्केच या मॉडल जो है वो ड्रॉ किया है, तो जो आपका लास्ट ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको इरेज करना चाहते हैं तो आप एल को जो है वो डायरेक्टली कमांड लाइन में एंटर करके आप जो है वो उस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट लाइन को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप पी को एंटर करेंगे तो आपने प्रीवियस जो भी सिलेक्शन की थी ऑब्जेक्ट्स की, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो आप ऑल जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन मार्क एंटर करते हैं तो इसके ज़रिए आप क्या करेंगे कि आपको जो इरेज के हवाले से तमाम ऑप्शन हैं वो अवेलेबल होंगे। अगर आप देखें तो बॉटम में आपके पास स्केच है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम रिमूव करना चाहते हैं। एक है ऑब्जेक्ट 1, एक है ऑब्जेक्ट 2। तो हमने क्या किया, इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया और जस्ट हमने इरेज टूल को अप्लाई किया। तो आप देखें ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव हो गए, क्योंकि इनफैक्ट कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट लाइन, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट लाइन है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है कॉपी। कॉपीज ऑब्जेक्ट्स आर स्पेसिफाइड डिस्टेंस इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई भी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट है तो उसको आप जो है कि कॉपी करके किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जो है वो पेस्ट करना चाहते हैं, तो उस मकसद के लिए आप कॉपी टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बॉटम में एग्जांपल देखें तो इसमें जो टास्क है वो ये है कि ये आपके पास कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है,
जो कि इनफैक्ट 4 ऑब्जेक्ट लाइन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एक ऑब्जेक्ट लाइन 1 है, एक ऑब्जेक्ट लाइन 2 है, एक ऑब्जेक्ट लाइन 3 और देन 4। तो इसमें क्या हुआ कि आपके पास इन ऑब्जेक्ट लाइंस को आपने सेलेक्ट किया और आपने कॉपी टूल को इसमें अप्लाई किया। तो इस सूरत में क्या हुआ कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपने कॉपी किया और आपने जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने की वो आपने इसमें प्रोवाइड की। तो यहाँ पर आप देखें तो सेम ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी होके इसके बॉटम में पेस्ट हो। तो कॉपी टूल को आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मोर देन वन ऑब्जेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मिरर। क्रिएट्स अ मिरर कॉपी ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो ये टूल आपके पास कह लें कि जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आप क्या करते हैं कि एक साइड को ड्रॉ करते हैं और जो आपके पास जो सेकंड साइड है जो कि सेम जो है उसी शेप में होती है, तो उसको जस्ट आप मिरर कर देते हैं, जिससे क्या है कि आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाए। You can create objects that represent half of a drawing. Select them and mirror them across a specified line to create the other half. तो अब अगर आप देखें यहाँ पर तो आपने जो एक फेज़ है अगर उसको क्रिएट कर लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको मिरर लाइन प्रोवाइड करेंगे कि इसके क्रॉस जो है आप ऑब्जेक्ट को मिरर करना चाहते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने जो ऑब्जेक्ट है जो भी आपने क्रिएट किया है, तो ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसको शो किया गया है 1 से। उसके बाद जब आपने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया तो आपने इसको मिरर लाइन प्रोवाइड की जो स्टार्ट हो रही है पॉइंट 2 से और एंड हो रही है पॉइंट 3 पर। तो इसके अक्रॉस क्या होगा, सेम ऑब्जेक्ट जो है इसके बॉटम में पेस्ट हो जाएगा, जो कि मिरर टूल से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट है, ये सिमेट्रिक इन नेचर है अक्रॉस दी मिरर लाइन। तो जितने भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हैं या वो 2D में 3D में आप उनको मिरर टूल से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑफसेट्स। क्रिएट्स कोसेंट्रिक सर्कल्स, पैरेलल लाइंस एंड पैरेलल कर्व्स। तो आपके पास कह लें कि कोई ऑलरेडी कोई सर्कल, कोई ऑब्जेक्ट लाइन, कोई कर्व मौजूद है, तो किसी सर्कल के ऊपर आप एक और सर्कल जो कि सेम सेंटर होगा इन नेचर विद इनिशियल सर्कल, तो उसके लिए आप ऑफसेट को यूज़ कर सकते हैं। कोसेंट्रिक सर्कल यूज़ कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट लाइन क्रिएट की है, उसके ऊपर कोई पैरेलल लाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको क्रिएट कर सकते हैं। इन पैरेलल कर्व, आपने कोई कर्व जो है वो ड्रॉ की हुई है तो उसके पैरेलल एक और कर्व आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। You can offset an object at a specified distance or through a point. After you offset object, you can trim and extend them as an efficient method to create drawings containing many parallel lines. तो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट लाइन है, लेट से 1 है, उसके पैरेलल एक और ऑब्जेक्ट लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जो है इसमें ऑफसेट डिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि इन दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, और आप जो है वो एक पॉइंट अप्लाई करके भी ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर एरे। डिस्ट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट्स कॉपीज इनटू एन कॉम्बिनेशन ऑफ रोज, कॉलम्स एंड लेवल्स। क्रिएट्स एन एरे ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ कॉपीज ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो आपके पास कोई भी सर्टन ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसकी जो कॉपीज़ हैं वो स्पेसिफाइड रोज एंड कॉलम्स में जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए रेक्टेंगुलर एरे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर यही आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आपके पास जो है, अगर मैं कहता हूँ इसकी आप इसी ऑब्जेक्ट की 3 रोज और 3 कॉलम जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप रेक्टेंगुलर एरे को यूज़ करके सेम ऑब्जेक्ट की 3 रोज एंड 3 कॉलम जो है वो आप इसके क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मूव। Moves objects are specified distance in a specified direction.
तो आपके पास कोई भी सर्टेन ऑब्जेक्ट है जिसको आप किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो मूव करना चाहते हैं, तो उस मकसद के लिए मूव टूल को जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखें कि एक सर्टेन ऑब्जेक्ट है जिसको मूव किया गया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इसमें पहले तो हमने सेलेक्ट किया कि जो ऑब्जेक्ट है कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनको मूव करना चाहते हैं, एक ऑब्जेक्ट 1 और एक है ऑब्जेक्ट 2, इनको हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने प्रोवाइड किया पॉइंट 3 और 4 से कि जो मूव की डायरेक्शन और लोकेशन है वो कहाँ पर होगी। तो मूव का जो स्पेसिफाइड डिस्टेंस है वो पॉइंट 3 से 4 तक इसमें प्रोवाइड किया और इसी से हमने डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको डायरेक्शन और डिस्टेंस प्रोवाइड किया तो ये उसी डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट 4 के ऊपर मूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है रोटेट। रोटेट सब्जेक्ट्स अराउंड अ बेस पॉइंट। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास कोई भी सर्टेन ऑब्जेक्ट है जिसको आप रोटेट करना चाहते हैं किसी बेस पॉइंट के ऊपर, तो उसके लिए आप रोटेट टूल को जो है यूज़ कर सकते हैं। बेस पॉइंट आपका ये वो पिवट पॉइंट होगा जिसके अबाउट जो है आपको ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। यू कैन रोटेट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स अराउंड द बेस पॉइंट टू एन एब्सोल्यूट एंगल। तो अगर आप किसी स्पेसिफाइड एंगल पर जो है अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होगा कि आप जो है रोटेट टूल को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप स्पेसिफाई करेंगे बेस पॉइंट क्या है जिसके अबाउट आप इसको रोटेट करना चाहते हैं। उसके बाद आप जो है स्पेसिफाई करेंगे कि इसका एब्सोल्यूट एंगल क्या होगा। तो 3 स्टेप्स में आप क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देंगे। जैसे मैं कहता हूँ आपने फर्स्ट स्टेप में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सेकंड स्टेप में आपने जो पिवट पॉइंट है यानी कि जो बेस पॉइंट है उसको आपने सेलेक्ट किया, और थर्ड में आपने एब्सोल्यूट एंगल प्रोवाइड किया। लेट्स से मैं कहता हूँ 90 डिग्री है, तो आपका ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है स्केल। Enlarges or reduces selected objects keeping the proportions of the object the same after the scale। तो आप जो है अगर कोई भी सर्टन ऑब्जेक्ट है उसको जो है वो इनलार्ज करना चाहते हैं या रिड्यूस करना चाहते हैं उसके साइज़ को, तो उसके लिए आप स्केल टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो स्केल एन ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई अ बेस पॉइंट एंड अ स्केल फैक्टर। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आपके ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट क्या है, तो वो होगा पॉइंट 1। तो फिर आपको स्पेसिफाई करना होगा आपका स्केल फैक्टर क्या है, तो ये आपको इसमें स्केल फैक्टर प्रोवाइड करना होगा। द बेस पॉइंट एक्ट एज द सेंटर ऑफ स्केलिंग ऑपरेशन एंड रिमेन्स स्टेशनरी। तो जो आपका बेस पॉइंट होगा वो स्केलिंग के लिए एक सेंटर जो है वो प्रोवाइड करेगा कि उसके अबाउट जो है ऑब्जेक्ट जो है उसको स्केल अप किया जाए या स्केल डाउन, यानी कि इनलार्ज किया जाए या रिड्यूस किया जाए। अ स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 enlarges द ऑब्जेक्ट, अ स्केल फैक्टर बिटवीन 0 and 1 shrinks द ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा, ऐसे मैं कहता हूँ 1.5 है, तो जो आपके पास एक्चुअल ऑब्जेक्ट था वो डॉटेड लाइन से आपको शो हो रहा है, तो आप इसमें स्केल फैक्टर 1.5 प्लेस किया गया, तो 1.5 जब प्लेस किया तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इनलार्ज हो गया। तो जो आपको सॉलिड लाइन शो हो रही है ये आपके पास इनलार्ज ऑब्जेक्ट है, और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो डॉटेड लाइन से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर आपके स्केल फैक्टर की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो श्रिंक कर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेच। स्ट्रेचेस ऑब्जेक्ट्स क्रॉस बाय अ सिलेक्शन विंडो और पॉलीगॉन। तो इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, कोई सर्टन आपके पास स्केच है, तो उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो उसके ज़रिए आप सिलेक्शन विंडो भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़रिए आपको पॉलीगॉन प्रोवाइड करेगी
की जाएगी, उसके ज़रिए भी आप जो है वो स्ट्रेच कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ब्लैक लाइन एंड देन जो है डॉटेड लाइन से आपको शो हो रहा है। और फिर क्या किया गया, इसके ऊपर स्ट्रेच टूल अप्लाई किया गया। X1 आपका एक्चुअल पॉइंट था, यहाँ से इसको स्ट्रेच किया गया और जितना आपने इसको स्ट्रेच डिस्टेंस आपने प्रोवाइड किया उतने डिस्टेंस पर ये जो है स्ट्रेच कर दिया। और फाइनल जो ऑब्जेक्ट है आपका वो शो हो रहा है ब्लैक लाइन से लेकर रेड लाइन तक। तो ये आपको ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेच कर गया। जो आपका इनिशियल ऑब्जेक्ट था वो डॉटेड लाइन से शो हो रहा है और फाइनल जो ऑब्जेक्ट है आपका वो रेड लाइन से स्ट्रेच हो रहा है। तो ये आपका आज का सेशन था जिसमें हमने कुछ मॉडिफाइड टूल्स जो हैं उनको डिस्कस किया। AutoCAD 2015 हमारा वेरिएंट था। और अगर आपको इसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कोई स्टेप जो आपको समझ नहीं आया, तो उसको आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया, आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक करें। और अगर आप फर्दर वीडियो से हमको वॉच करना चाहते हैं अपकमिंग, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।